नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषियस क्लासेस, जहां पर हम आप सभी के हायर क्लासेस यानी कि बीएससी के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज को प्रोवाइड करता हूं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, उसमें जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारा जो यूनिट 8 आता है जिसका नाम है सिंथेटिक डाइज। इसमें हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं और यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं अलिजारीन। ठीक है, अलिजारीन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अलिजारीन क्या होता है, अलिजारीन का कैसे सिंथेसिस होता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका क्या उपयोग होता है। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब पिछले वीडियोज को नहीं देखे हैं सिंथेटिक डाई के बारे में तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप सभी को आई बटन पर भी वीडियो मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का। वहां पर आप लोग जब देख लेंगे तो एक्चुअली इसमें 8 ही टॉपिक्स हैं और 8 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया जा सकता है या लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो अलिजारीन जो टॉपिक है इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो शॉर्ट आंसर टाइप में या तो लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, तो चलो अब हम समझना शुरू करते हैं कि अलिजारीन क्या होता है। देखो, अलिजारीन एक्चुअली एक क्यूनोनाइड का क्या होता है, जैसे एंथ्राक्विनोन होता है तो एंथ्राक्विनोन का यह एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। जैसे अगर हम बात करें एंथ्राक्विनोन के बारे में तो यहाँ पर चलो मेरे पास फिगर एक्चुअली पहले से ही है तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ कि एलिजारीन क्या होता है और क्विनोन क्या होता है, इसके दोनों ही समझा देते हैं। देखो, अगर हम बात करें क्विनोन की तो ये जो हमारे पास OH ग्रुप है यहाँ से रिलीज कर दें और इसे भी रिलीज कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक क्विनोन। लेकिन अगर इसी की जगह पर OH आ जाए तो ये हमारे पास हो जाता है अलिजारीन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अलिजारीन होता है वो एक्चुअली क्विनोन का, एंथ्राक्विनोन का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, कह सकते हैं ना। जैसे हम यह जानते हैं कि अगर हम जैसे बाइक को मॉडिफाई करते हैं तो इसी प्रकार कंपाउंड को भी मॉडिफाइड करके उसी कंपाउंड में कुछ एटम्स को हटा दिया जाए। जैसे बाइक में कुछ पार्ट्स को हटाकर दूसरे पार्ट को जोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ एटम्स को हटाकर दूसरे एटम्स या दूसरे ग्रुप को जोड़ दें तो यही हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि क्या होता है अलिजारीन। अलिजारीन का जो हमारा दूसरा नाम होता है, अलिजारीन का जो दूसरा नाम होता है वह होता है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंथ्राक्विनोन है उसमें 1 और 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जोड़े गए हैं और जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़े गए हैं इसलिए डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन के नाम से यह फेमस हो गया कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इसमें और भी आगे चीजें हैं। इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न एंथ्राक्विनोनाइड डाइज। यह जो होता है, यह जो एलिजारीन है यह एक्चुअली एक एग्जाम्पल है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, एंथ्राक्विनोनाइड डाई का। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे बात करते हैं। यह जो डाई होता है, दिस डाई इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ मडार प्लांट। ठीक है, जो मडार प्लांट होता है उसके जड़ों में यह पाया जाता है। और यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड एज फॉलोज। यानी कि अगर हम इस अलिजारीन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह थैलिक एनहाइड्राइड की सहायता से निर्माण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं फिनोल्फ्थलीन और फ्लोरासीन का जो हम लोगों ने निर्माण के बारे में समझा था तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि थैलिक एनहाइड्राइड का उपयोग किया जा रहा था। सेम उसी प्रकार यहां पर भी उपयोग होगा। तो चलो हम एक एक करके बात करते हैं। वहां पर आप लोग, अगर मैं पिछले वीडियो से रिलेटेड करके थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो हम लोगों ने जब फिनोल्फ्थलीन में देखा था तो वहां पर देखा था कि एक थैलिक एनहाइड्राइड होता था और 2, या तो अगर फिनोल्फ्थलीन में बात कर रहे हैं तो वहां पर 2 फिनॉल ग्रुप होते थे, 2 फिनॉल कंपाउंड होते थे। ठीक है, और 2 फिनॉल मॉलिक्यूल होते थे। और अगर हम
फ्लोरासीन के बारे में बात करें तो फ्लोरोसीन में हमारे पास 2 रिसोर्सिनॉल ग्रुप्स या मॉलिक्यूल होते थे। उसी प्रकार अलिजारिन में यहाँ पर 2 बेंजीन केवल रहेंगे, यानी कि इसमें OH ग्रुप्स सभी के सभी हट चुके हैं। यहाँ पर केवल और केवल एक ही बेंजीन रहेगा और वही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब कैसे होता है रिएक्शन, इसके बारे में हम चलो आप सबको समझाते हैं, एक एक करके समझाते हैं और ध्यान से सुनिएगा जिससे आप लोगों को आसानी से समझा सकें। एक्चुअली देखा जाए तो यह रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसे हम पार्ट वाइज जब समझेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलो एक एक करके हम समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को शुरू करने से पहले मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद ही आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हम आप सबके प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। तो चलिए अब हम रिएक्शन पर बात करते हैं। यहाँ पर अगर रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक है थाइलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, यहाँ पर पीएच साइलेंट होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि थाइलिक एनहाइड्राइड का स्पेलिंग में पीएच जो होता है वह साइलेंट होता है। तो थाइलिक एनहाइड्राइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आई थिंक अब आप सबको याद ही हो गया होगा। तो चलो बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर स्ट्रक्चर सभी को पता ही होगा, क्योंकि रेजोनेंस जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में था रेजोनेंस वह बेंजीन से ही रिलेटेड मैंने समझाया था, तो आप सबको यह याद ही होगा। तो अब चलो यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यह बेंजीन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा होगा इस कार्बन से, ठीक है, ये बात तो आप लोग समझ रहे हैं। तो जब यह बेंजीन, यह हमारा जो बेंजीन नामक कंपाउंड है, यह इस बॉन्ड पर जब अटैक करता है तो इस कंपाउंड को हिला कर रख देता है। और जब यह क्या करता है इसके बारे में अब चलो हम समझाते हैं। जब यह अटैक करता है तो यह बड़ी बुरी तरीके से इस बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है, यह क्या हुआ, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। अब जब यह इस बॉन्ड को तोड़ देता है तो, और चलो मैं समझाता हूँ, 1 मिनट मुझे समय देना। तो जब यह इस बॉन्ड को तोड़ देता है, चलो ये मान लीजिए कि ये बॉन्ड अब टूट चुका, ठीक है, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन नामक एटम है वो इस बॉन्ड को, यह जो बेंजीन रिंग है वह इस हाइड्रोजन नामक एटम को छोड़ देता है और यहाँ से यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से एक नए प्रकार का बॉन्ड बना लेता है। अब देखो यहाँ पर जब यह हाइड्रोजन छूट चुका है, ठीक है, यहाँ से यह हाइड्रोजन छूट चुका, तो अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, वो कार्बन तो अब उसके पास एक और बॉन्ड बनाने की क्षमता उपलब्ध हो चुकी है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन तो वहाँ से भाग चुका है, यानी कि निकल चुका है। तो जब वह हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी कि वह छोड़ चुका है इस बेंजीन रिंग को, धोखेबाज निकला, तो वह इस कार्बन से जुड़ जाता है, कहता है कि भाई मेरे पास कमी है एक बॉन्ड बनाने की, और यह कार्बन भी कहता है कि भाई मेरे पास भी कमी है। तो दोनों दुश्मन मिलकर एक साथ दोस्त बन गए। अब जब ये दोस्त बन गए तो यहाँ पर एक नए प्रकार का बॉन्ड बन चुका। अब यह जो बॉन्ड बना है, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बन चुका और ये जो OH यहाँ पर बन चुका है। तो इस प्रकार हमारे पास इसी को ही हम थोड़ा अरेंज तरीके से लिख दिए, कुछ इस प्रकार से एक नए कंपाउंड के रूप में डिनोट कर दिए। क्या कर दिए, चलो ये कुछ एक नए प्रकार से इसी कंपाउंड को ही डिनोट कर दिया गया, यानी कि ये जो कार्बन है वह इससे जुड़ चुका और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हुए जुड़ गया, और ये बॉन्ड तो ब्रेक ही हो चुका था। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है और ये भी हमारे पास आ चुका है। अब बस सवाल ये उठ जाता है कि सर जी यहाँ पर तो कार्बन था, यहाँ से कार्बन ही गायब हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन तो आप बता ही नहीं गायब हो रहा है। तो एक्चुअली ये कार्बन गायब नहीं हुआ है, ये जब हम एक कट के रूप में लिख दिए हैं तो यानी कि यहाँ पर एक कार्बन ऑलरेडी उपस्थित है, इसे हम शॉर्ट तरीके से भी लिखते हैं। वहाँ पर जरूरी नहीं है कि कार्बन आप दिखाए ही, वो बिना दिखाए भी समझा जा सकता है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये रिएक्शन का हम लोगों ने पहले स्टेप को देख लिया। इसमें बस एक बात को आप मत भूलिएगा कि ये एनहाइड्रस
AlCl3 की उपस्थिति में ही यह रिएक्शन हो रहा है। अगर ये ना होता तो यह रिएक्शन ना होता। ठीक है, तो अब चलो हम आगे बात करते हैं इस रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप पर। तो अगर इस रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप पर बात करें तो यहां पर इस बार हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। और जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है, अगर किसी भी रिएक्शन में एसिड काम करना शुरू कर देता है तो वहां पर समझ जाइएगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब ध्यान से सुनना क्या होता है कि ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आया है, जो हमारे पास एसिड मॉलिक्यूल आया है वह H+ एंड प्लस HSO4 माइनस के रूप में काम करता है। तो जब ये हमारे पास आया तो ये कहा कि साहब मुझे ये OH दे दे, ठाकुर मुझे ये OH दे दे, मैं वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए बाहर हो जाता हूँ। और ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए बाहर हो गया। अब इसके पास HSO4 बच रहा है, तो वो यहाँ पर अपना काम करना नहीं चाहता। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करता है कि केवल इससे OH मॉलिक्यूल को, OH ग्रुप जो है उसे बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या करता है मैं थोड़ा और डिटेल समझाता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर बात करें H2SO4 जब आया तो ये एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना चाहता है। तो ये जो OH ग्रुप है और वो यहाँ का हाइड्रोजन जो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसका ये जो हाइड्रोजन एटम होता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इस हाइड्रोजन एटम के साथ, अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पास हैं इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए बाहर निकल जाता है। H2SO4 गेम में अभी उतना इफेक्ट नहीं डाल पाया है। ठीक है, और जब ये अपना बॉन्ड बनाते हुए बाहर निकल चुका है, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हुए बाहर निकल चुका है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ से OH ग्रुप जब रिलीज हो चुका, ठीक है, ये हमारे पास जो OH ग्रुप है और वहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप जब रिलीज हो चुके तो ये एक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं यहाँ से, और कुछ इस प्रकार से यहाँ कंपाउंड दिखने लग जाता है। और यहाँ पर फिर से वही बात, ये कार्बन जो है यहाँ पर नहीं शो किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक कट ऑलरेडी रूप में दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारे पास एक एंथ्राक्विनोन का कंपाउंड बन चुका है। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये एंथ्राक्विनोन है। इसमें दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बीच में एक नया रिंग जुड़ा होता है जो बेंजीन के बॉन्ड्स को तोड़ चुका होता है, और उसमें दोनों साइड ऊपर और नीचे O एटम्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये एंथ्राक्विनोन बन चुका होता है। अब जब एंथ्राक्विनोन है, इसका जब हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर इससे जब हम गर्म करते हैं ओलियम की उपस्थिति में, तब क्या होता है कि ये जो हमने H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया था तो वहां पर H2SO4 तो ज्यादा काम कर नहीं पाया था, लेकिन जब 160 डिग्री सेंटीग्रेड हम लगाते हैं तो यही H2SO4 इस गेम में फिर से रिटर्न हो जाता है। और वह जब इस बार रिटर्न होता है तो कुछ नया काम करता है, और वह यह काम करता है, एक्चुअली कैसे समझाएं, चलो थोड़ा इसे छोटा मैंने कर दिया और अब समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये जो हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं थोड़ा डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग पकड़ने की कोशिश करिए। ये जो H2SO4 है वो H+ प्लस HSO4 माइनस की उपस्थिति में टूटता है। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हुई। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम जुड़ा था, ये इस कार्बन का हाइड्रोजन एटम, वह हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और यह हाइड्रोजन एटम ये एक दूसरे से H2 बनाते हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि -H2O फिर से बाहर हो चुका है। और इस प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो HSO3 माइनस बच रहा है और वही इस बॉन्ड पर जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर जुड़ चुका है HSO3, और इस प्रकार यह एक नया कंपाउंड आप सबके सामने दिखने शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और डिटेल बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो हमारे पास H2SO4 है वो एक्चुअली HO- के रूप में और प्लस
HSO3 प्लस के रूप में टूट गया, ठीक है, और वो यहाँ से बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये थोड़ा और डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो इतना हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते थे, लेकिन चलो हो गई बातें, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस बार हम NaOH की उपस्थिति में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बार NaOH की उपस्थिति में आगे इस रिएक्शन को कराते हैं। अब जब चूंकि यहाँ पर हमारे पास यह जो कंपाउंड है यह एसिडिक नेचर प्राप्त कर चुका है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक साल्ट को, एक क्षार को, यानी कि एक बेस को हम उपयोग कर रहे हैं, तो यह एसिड और यह बेस एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। तो हमें 9th क्लास से ही पता है, शायद 8th क्लास से ही पता है कि H2O मॉलिक्यूल फिर से बाहर होगा और एक साल्ट का निर्माण होगा, प्लस साल्ट। तो यहाँ पर H2O तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर हुआ है, माइनस H2O, और यहाँ पर एक साल्ट का निर्माण हुआ है, और वह कुछ ऐसे हुआ है कि यहाँ पर जो ये हमारे पास H दिख रहा है उसकी जगह पर ये Na अपने जगह को फिक्स कर लिया है, यानी कि इस बार जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी वह जा चुकी है, यानी कि H की जगह पर Na आ चुका है, और सेम कंपाउंड वैसे ही रहेगा और कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम आगे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। आई होप वो स्टेप तो आसान ही था, समझ में आ गया होगा। अब चलो हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। ये अगर स्टेप पर बात किया जाए तो यहाँ पर भी चलो अच्छे से समझाते हैं। देखो यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस में, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूज्ड KClO3 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर, यानी कि KLOCO3 फ्यूज्ड KClO3 की उपस्थिति में और 200 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में और दबाव के साथ जब NaOH की रिएक्शन कराई जाती है, इससे फिर से, इसी कंपाउंड से फिर से जब रिएक्शन कराई जाती है, तो इस बार कुछ अलग ही काम हो जाता है। वह काम ये होता है कि यहाँ से जो हमारे पास SO3Na है, अब चूंकि ये साल्ट है और इस पर हम बेस का फिर से अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास NaOH में जो OH है, NaOH में जो यहाँ पर OH है, वो इस पोजीशन पर आना चाहता है, और जब यहाँ पर आना चाहता है तो ये Na इससे मजबूरी में रिएक्शन करना चाहेगा, तो इसलिए Na2SO3 बनाते हुए बाहर हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर Na2SO3 जब बनकर बाहर हो चुका, तो यहाँ पर हमारे पास यह पोजीशन तो खाली रह चुका। कौन सा पोजीशन? ये वाला जो पोजीशन है हमारे पास वो खाली हो चुका। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक OH ग्रुप आकर जुड़ जाता है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को। लेकिन क्या होता है कि इस बार जब NaOH और इन सभी की उपस्थिति में यह काम कर रहा है, तो इस बार NaOH बहुत तेजी से काम करता है, यानी कि बहुत ही हार्डली उस पर अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो यहाँ से भी एक H एटम को बाहर निकाल देता है और H2O मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकाल देता है, और तो H2O मॉलिक्यूल फिर से बाहर हो जाता है और OH ग्रुप एक और जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं अलिजारिन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अलिजारिन, और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। 2-डाईहाइड्रोक्सिल 1,2-डाईहाइड्रोक्सिल एंथ्राक्विनोन, इसे हम कहते हैं या अलिजारिन कहते हैं, ठीक है। यही हमारे पास इसका सिंथेसिस का प्रोसेस था। अब इसमें कुछ इसके उपयोग हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अलिजारिन इज अ रूबी रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि यह जो हमारे पास अलिजारिन होता है वह एक रूबी रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि जब हमारे पास क्रिस्टल के रूप में यह उपस्थित होता है, लेकिन इसका कलर जो होता है वह रूबी रेड होता है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह विशेष कर ध्यान से देखना 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह गलता है, ठीक है। और यह सॉल्युबल इन एल्कली है, मतलब यह एल्कली में सॉल्युबल होता है। एथनॉल टू पर्पल सोल्यूशन, यानी कि अगर यह एथनॉल में घुलता है तो यह पर्पल कलर का सोल्यूशन देता है, और यह इसे हम मॉर्डेंट डाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं अलिजारिन को, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास अलीजारीन का यही टॉपिक था और ये हमारे पास यूनिट 8 सिंथेटिक डाई का लास्ट टॉपिक था। यूनिट 8 में 8 ही लेक्चर थे, यानी कि 8वें चैप्टर में 8 ही लेक्चर, और इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप सब पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 8 लेक्चर्स में से आपके 3 लेक्चर काम के हैं। क्योंकि वो कौन से 3 लेक्चर काम के हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन 3 कंपाउंड आपके एग्जाम में रखे हुए हैं, 3 डाई। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा सभी लेक्चर्स को, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए सभी चीज़ें, और आप लोग अपने एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप सर पकड़ कर ना बैठे रह जाएं, जिससे आप लोग लिखते हुए चलें। आप लोग जब पढ़ रहे हैं मुझसे तो बस आप लोगों का एग्जाम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।